गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम पढ़ेंगे लास्ट लेक्चर ऑफ इकोसिस्टम, जिसका नाम है इकोलॉजिकल पिरामिड। अब ये इकोलॉजिकल पिरामिड के अंदर में हम लोग कुछ टॉपिक को पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में पढ़ पाएंगे। यानी तीन टर्म है, जो टर्म को हमने इकोलॉजिकल पिरामिड को पढ़ने से पहले हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी जाके हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ पाएंगे अच्छे से। वो तीन टर्म यही है कि स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग स्टेट एंड ट्रॉफिक लेवल ऑफ द पिरामिड और ट्रॉफिक लेवल ऑफ द फूड चेन, राइट। तो अभी यही सवाल होता है कि स्टैंडिंग क्रॉप क्या है एंड स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है। यहाँ पर तुम लोगों के लिए नोट्स भी रखा गया है, तो नोट्स मैंने इधर से लिख दिया, आप समझ सकते हो क्या है स्टैंडिंग क्रॉप ना। बेटा स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब होता है इन एन इकोसिस्टम द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल और इन ए पर्टिकुलर इकोसिस्टम। आई मीन इन द अमाउंट ऑफ बायोमास और नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट इन ए इकोसिस्टम और प्रेजेंट इन ए ट्रॉफिक लेवल इज रिप्रेजेंटेड एज ए स्टैंडिंग क्रॉप, यानी बायोमास को रिप्रेजेंट करता है। बट यू शुड रिमेंबर दैट द स्टैंडिंग क्रॉप इज ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट, बिकॉज द स्टैंडिंग स्टेट कैन बी varied from season to season because of the moisture present in the atmosphere in the different seasons। यानी सीजन के हिसाब से अलग अलग सीजन में अलग अलग मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में होने की वजह से जो बायोमास होता है उसको एक्यूरेटली हमें मेजर नहीं कर पाते हैं। इसलिए मॉइस्चर को हटाकर यानी ड्राई वेट के हिसाब से स्टैंडिंग क्रॉप को ही मेजरमेंट करते हैं, ड्राई वेट के हिसाब से। यानी विदाउट मॉइस्चर द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रेजेंट इन ए इकोसिस्टम और प्रेजेंट इन ए ट्रॉफिक लेवल इज नोन एज द स्टैंडिंग क्रॉप। यू अंडरस्टैंड। बायोमास यानी सीजन के हिसाब से बायोमास, अगर हमें वेट बायोमास को अगर कंसिडर करेंगे तो सीजन के हिसाब से ये वैरी कर जाएगा, सीजन के हिसाब से ये सही नहीं बैठेगा। यू अंडरस्टैंड। इसलिए ड्राई वेट बेटर होता है एंड ये मेजर करते हैं ड्राई वेट के हिसाब से, लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो। डन। 2 नंबर में आता है स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर सीजन में एंड एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर में कितने न्यूट्रिएंट उस जमीन में है या कितना न्यूट्रिएंट उस पूरे इकोसिस्टम में है, उससे हम कहेंगे स्टैंडिंग स्टेट। ये स्टैंडिंग स्टेट सिर्फ एंड सिर्फ ओनली न्यूट्रिएंट साइकिल के लिए जरूरत पड़ता है, अदरवाइज स्टैंडिंग स्टेट का हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अच्छा, तो जैसे ही हम स्टैंडिंग स्टेट कहेंगे फिर हमें ट्रॉफिक लेवल पढ़ेंगे। ये ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, जैसे तुम लोगों को पहले पता है, एक प्रोड्यूसर होता है, उसको खाता है प्राइमरी कंज्यूमर, उसको खाता है सेकेंडरी कंज्यूमर, उसको खाता है टर्शियरी कंज्यूमर। तो every stage of species which are related with their food is known as a trophic level. What is the exactly trophic level? Just I want to describe and you should remember the exact meaning. Trophic level मतलब जो हमें पहले सुन लो, जैसे मतलब ग्रास खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया ईगल ने। तो ये सारे जो ग्रास होता है ये के ट्रॉफिक लेवल, ग्रास होपर है के ट्रॉफिक लेवल, फ्रॉग है के ट्रॉफिक लेवल, स्नेक है के ट्रॉफिक लेवल, ईगल है के लास्ट ट्रॉफिक लेवल। तो ट्रॉफिक लेवल मतलब एक एक स्टेप है, जिसको मतलब फूड के द्वारा एक एक स्पीसीज, एक एक ऑर्गन, एक एक पॉपुलेशंस जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं फूड के लिए, वो होता है ट्रॉफिक लेवल। उसको हमें बायोलॉजिकली दोबारा डिस्क्राइब करेंगे। अभी क्या डिस्क्राइब करेंगे ट्रॉफिक लेवल को, वैसे सबको पता ही ये बात है। तो ट्रॉफिक लेवल को अगर हमें सबसे डिस्क्राइब करेंगे, बेटा ट्रॉफिक लेवल कहता हूं, सुनो ये डेफिनेशन लिखा हुआ है। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है ना, ट्रॉफिक लेवल इज द functional place of organisms
and it depend upon their food habit or nutrient requirement of the particular species. मैं रिपीट करता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रॉफिक लेवल? ट्रॉफिक लेवल इज द फंक्शनल प्लेस ऑफ द पर्टिकुलर स्पेसीज. पर्टिकुलर स्पेसीज, ट्रॉफिक लेवल इज द फंक्शनल प्लेस ऑफ अ पर्टिकुलर species in a particular food chain. It means if food chain is differ, if food chain will be differ, then a particular species and their trophic level may be differ. It is a great चीज. You think and remember this point. If suppose human being का जो ट्रॉफिक लेवल ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड है, बिल्कुल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग जब साग खाएगा यानी प्लांट प्रोडक्ट खाता है, चावल खाएं रोटी खाएं, ह्यूमन बींग जब चावल रोटी खाता है तो ह्यूमन बींग इज ए प्राइमरी कंज्यूमर, बिकॉज हम डायरेक्ट हर्बीवोर को खाते हैं, हम डायरेक्ट प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं. लेकिन ह्यूमन बींग जब खाएगा फिश मीट तो ऑफकोर्स हमें सेकेंडरी कंज्यूमर में चले जाएंगे या टर्शियरी कंज्यूमर में भी जा सकते हैं. वो डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर फूड चेन में ह्यूमन बींग का पोजीशन कहां पर है. यानी ट्रॉफिक लेवल इज द फंक्शनल प्लेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन व्हिच द फीडिंग रिलेशनशिप विल बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. एग्जैक्टली इधर लिखा हुआ है, इज द फंक्शनल प्लेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म वेयर एनर्जी ट्रांसफर अकर थ्रू द फूड चेन and depending upon the food habit, that is the mode of nutrient, organism placed in different trophic levels. Exactly same thing है. तो उसको हमें थोड़ा सही तरीका से अगर समझेंगे तो हम देख पाएंगे कि आगे क्या लिखा हुआ है. एक छोटी सी एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिया गया है, वो एग्जाम्पल को मैंने अपने तरीका से लिखा कि जब पैरट, तोता, पैरट जब खाएगा फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ द प्लांट प्रोडक्ट को खाता है पैरट्स, तो उस टाइम पे क्या होता है पैरट्स के पास है ना, पैरट इज ए प्राइमरी कंज्यूमर, ऑफ कोर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स. और इसका दूसरा नाम हमें ये भी दे सकते हैं कि हमें दिस इज कॉल्ड हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स की नाम हमें दे सकते हैं, इसका नाम हर्बीवोर दे सकते हैं. तो जब भी यही पैरट, लेकिन फ्रूट्स को अगर इंसेक्ट खाता है, पैरट जब वो इंसेक्ट को खाता है, यानी पैरट यहाँ पर क्या है, ओमनिवर हो गया, यानी ये प्राइमरी कंज्यूमर भी है. जब पैरट इंसेक्ट को खाएगा उसी एक आनंदर फूड चेन में इंसेक्ट को खाएगा तो पैरट बिकम्स सेकेंडरी कंज्यूमर. यानी एक पर्टिकुलर फूड चेन में किसी स्पेसिस का एक पर्टिकुलर, ये फूड चेन है, इस फूड चेन में पैरट का पोजीशन बदलेगा नहीं. उनका जो ट्रॉफिक लेवल का साइज होगा वो पक्का सेकेंडरी कंज्यूमर में होगा, यानी 3 नंबर ट्रॉफिक लेवल में वो होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर खुद एक ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड. यानी इसको हमें यही बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल एंड ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल. तो अगर फूड चेन यही माना जाएगा तो पैरेंट हमेशा के लिए थर्ड ट्रॉफिक लेवल में रहेगा एंड उसको हमें सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे. लेकिन अगर ट्रॉफिक लेवल यानी फूड चेन बदलेगा तो बदलेगा, अगर फूड चेन बदलता है तो वो डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो उसका फंक्शनल वैल्यू क्या है, वो किसको खाता है, उसके लिए खाने का चीज क्या रखा हुआ है नेचर के द्वारा. तो इसलिए यहाँ पर पैरट इज द हर्बीवोर, यानी ये प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाएगा. अंडरस्टैंड. अनदर एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी की है, बड़े अच्छा एग्जाम्पल है. मैंने ह्यूमन बींग की बात करा यहाँ पर, अगर आपको दिख रहा है ह्यूमन बींग की बात करा तो दिख रहा है, तो यहाँ पर नोटिस करो, दिख रहा होगा आप. तो ये प्रोड्यूसर्स और प्लांट प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है. चावल दाल भी होता है, चावल भी दाल भी, ये भी प्लांट प्रोडक्ट है. तो कोई भी फ्रूट्स भी प्लांट प्रोडक्ट है. तो प्रोड्यूसर्स यानी और प्लांट प्रोडक्ट, यानी प्रोड्यूसर्स जो बनाया वो प्लांट प्रोडक्ट हो गया. ये पहला ट्रॉफिक लेवल है. ओके. अगर ये प्रोड्यूसर्स को खाता कौन है, सबसे पहले देख लो, ईट्स बाय ह्यूमन बींग बता दिया मैंने, ह्यूमन बींग बता दिया. ईट्स बाय ह्यूमन, अगर ह्यूमन बींग राइस खाया, व्हीट खाया, फ्रूट्स खाया,
नट्स खाया तो ह्यूमन बीइंग ऑफ कोर्स इज ए प्राइमरी कंज्यूमर एंड इट इज स्टैंड इन ए सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। फर्स्ट तो ऑफ कोर्स प्लांट होगा ही होगा, फर्स्ट तो प्लांट होगा, तो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में ह्यूमन बीइंग है जब वो खाएगा प्लांट प्रोडक्ट्स। लेकिन वही ह्यूमन बीइंग जब मीट खाने लग जाएगा, मीट, मान लो प्रोड्यूसर का यानी ग्रासेस को खाया गोट, गोट को हमने मटन के रूप में खा लिया, तो हमारा पोजीशन यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा। ये हमारा पोजीशन यहाँ पर हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी हम हो जाएंगे वहां पर थर्ड ट्रॉफिक लेवल, तीसरा ट्रॉफिक लेवल में आ जाएंगे। गोट सेकेंड हो जाएगा, प्लांट तो ऑफ कोर्स फर्स्ट ही था। एग्जैक्टली अनदर ट्रॉफिक लेवल देखो, अनदर फूड चेन देखो, दो फूड चेन यहाँ पर मिक्स करके रखा गया है। सपोज प्रोड्यूसर यानी एक्वाटिक इकोसिस्टम, प्रोड्यूसर मतलब छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन भी प्रोड्यूसर हो जाएंगे। एक्वाटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन हो जाएंगे प्रोड्यूसर, समझा करो, वो हो जाएंगे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन को खाया जू प्लैंक्टन, तो जू प्लैंक्टन यहाँ पर कौन सा ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। तो जू प्लैंक्टन को कौन खाया, क्रूस्टासियंस खाया, तो क्रूस्टासियंस मतलब डिफरेंट मोलुस्का एंड प्रॉन, जो झींगा मछली कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कहते हैं कि क्रूस्टासियंस एंड ह्यूमन बीइंग जो कहानी है, क्रूस्टासियंस क्या बोला मैंने, प्रॉन बोला, एंड मोलुस्का टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को मैंने बोला। एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा आर कॉल्ड क्रूस्टासियंस, जो पानी में रहते हैं। ये जो क्रूस्टासियंस को खाएगा, यानी जू प्लैंक्टन को खाया क्रूस्टासियंस। अगर क्रूस्टासियन हमने झींगा मछली खाएंगे, तो झींगा मछली खाएंगे तो ऑफकोर्स हमारा जो लेवल होगा, हमें किस लेवल में आ जाएंगे ना, हम यहाँ पर टर्शियरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, पहले इसको बोल देंगे थर्ड ट्रॉपिक लेवल, एंड इसको बोल देंगे फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। करेक्ट है, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, समझा, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। लेकिन सेकेंड ट्रॉपिक लेवल जरूर है, लेकिन ये क्या है, जू प्लैंक्टन क्या है, जू प्लैंक्टन इज द प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, ये टर्शियरी कंज्यूमर। अच्छा लिखा हुआ है टर्शियरी कंज्यूमर, इधर से टर्शियरी कंज्यूमर लिखा हुआ है, यानी टर्शियरी कंज्यूमर फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, यानी ट्रॉपिक लेवल एक आगे रहता है, ध्यान रखना है बात को। अच्छा, अगर हमने इस बात को और देखेंगे, इसी रास्ते में गया तो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग एंड हो गया, आ गया टर्शियरी कंज्यूमर के पास है। अगर देखो मैं जा रहा हूँ, जू प्लैंक्टन को खाया क्रूस्टासियन को खाएगा साल्मन फिश, छोटा छोटा फिश होता है जो बाकी एनिमल को खाता है, साल्मन फिश को अगर ह्यूमन बीइंग खाता है, ये आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, साल्मन फिश को अगर ह्यूमन बीइंग खाता है तो ह्यूमन बीइंग ही, अगर इस रास्ते में जाएंगे तो ह्यूमन बीइंग टर्शियरी कंज्यूमर नहीं है। अगर उस रास्ते में जाएंगे, अगर फूड चेन कुछ और होगा, देखो ये हो जाएगा प्लांट प्रोडक्ट यानी फाइटोप्लैंक्टन, हमें इसको फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं, पीपी फाइटोप्लैंक्टन, है ना। फाइटोप्लैंक्टन मतलब छोटे छोटे कीड़ा जैसा प्लांट होते हैं, वो फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं मोस्टली छोटे छोटे आल्गी भी होते हैं, है ना, ये सम प्रोटिस्टा भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन को खाया जू प्लैंक्टन, तो जू प्लैंक्टन हो जाएगा सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल का मतलब यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर, इसको हमने यहाँ पर बोल देंगे प्राइमरी कंज्यूमर, पीसी, ये हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। टर्शियरी में ह्यूमन के पास लिखा हुआ है, मैं ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जू प्लैंक्टन को क्रूस्टासियन तो खाता है, लेकिन जू प्लैंक्टन को साल्मन फिश भी खाता है। जब जू प्लैंक्टन को साल्मन फिश खाएगा तो साल्मन फिश को ह्यूमन बीइंग खाएगा, तब ये होगा टर्शियरी कंज्यूमर। देखो ऊपर वाला रास्ता, ये ऊपर वाला रास्ता ऐसे, फिर इसको ये खाएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा टर्शियरी कंज्यूमर। मैंने साल्मन फिश होते हुए ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल देना जरूरी है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अगर मैं क्या करूंगा कि जू प्लैंक्टन को क्रूस्टासियन खाएगा, क्रूस्टासियन को ह्यूमन बीइंग खाएगा, तो ये तो ह्यूमन बीइंग टर्शियरी कंज्यूमर हो गया। लेकिन जू प्लैंक्टन को क्रूस्टासियन खाएगा, क्रूस्टासियन को साल्मन फिश खाएगा, साल्मन फिश को अगर ह्यूमन बीइंग खाएगा, अब ह्यूमन बीइंग आ जाएगा क्वाटरनरी कंज्यूमर के पास। क्वाटरनरी कंज्यूमर का मतलब फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल में चला जाएगा, अगर इस रास्ते में जाएंगे तो ये वाला। लेकिन अभी मुझे तुम्हें एनसीईआरटी के हिसाब से अगर बताना है, जू प्लैंक्टन, साल्मन फिश, ह्यूमन बीइंग,
ह्यूमन बीइंग इज ए टर्शियरी कंज्यूमर, ह्यूमन बीइंग इज ए टर्शियरी कंज्यूमर। जू प्लैंकटन, साल्मन फिश, यानी उस रास्ते में जा रहा है येलो कलर वाला। ह्यूमन बीइंग इज ए टर्शियरी कंज्यूमर, दैट्स इट। तो यही है कि एक यानी ह्यूमन बीइंग का पोजीशन ट्रॉफिक लेवल में फिक्स्ड नहीं है। अगर फूड चेन बदलेगा तो ह्यूमन बीइंग का फंक्शनल वैल्यू बदल जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में बन सकता है, क्वेश्चन से आप इसको याद रखना। किसी भी स्पेसिस का ट्रॉफिक लेवल एक पर्टिकुलर फूड चेन में कांस्टेंट रहेगा, फूड चेन बदलेगा तो उसका पोजीशन जरूर बदल जाएगा। तो हमें इस तरीका से क्या सीखा ना, इस तरीका से हम लोगों ने सीख लिया कि इकोलॉजिकल पिरामिड को पढ़ने से पहले हमको 3 टॉपिक की जानकारी चाहिए था, जिसका नाम था बायोमास यानी स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग स्टेट, एंड मेन था इकोलॉजिकल पिरामिड, सॉरी क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल। बिना ट्रॉफिक लेवल को जानते हुए हमने कभी इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ नहीं पाएंगे। अब हमें ट्रॉफिक लेवल जान लिया। व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल ना, इट इज द फंक्शनल प्लेस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन ए इकोसिस्टम्स व्हेयर द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिलेटेड विथ देयर फूड हैबिट। नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट द इकोलॉजिकल पिरामिड। यही होता है मेरा मेन टॉपिक। बेटा समझा करो इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स एल्टन, मैं थोड़ा नाम लिखना पसंद करूंगा। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स एल्टन, इसमें लिखा भी हुआ है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स एल्टन, साइंटिस्ट ही है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स एल्टन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ different trophic level in a particular food chain is known as a ecological pyramid. I repeat, graphical representation of different trophic levels in a particular food chain is known as a ecological pyramid. आप लिख लेना। तो ये जो ecological pyramid can be explained by 3 methods. First one is upright pyramid, second one is paradox pyramid, थर्ड वन इज स्पिंडल शेप्ड पिरामिड। बेटा मैं पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी, लेकिन एनसीईआरटी में जिस तरीका से लिखा हुआ है वो नहीं बता रहा हूं, ठीक है। वो थोड़ा जैसे लिखा हुआ है वो अपने मर्जी से लिखा हुआ है। मेरा बात को देखो, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है। इकोलॉजिकल पिरामिड बेटा मैं 3 प्रकार में समझ जाएंगे, अपराइट पिरामिड, पैराडॉक्स पिरामिड एंड स्पिंडल शेप्ड पिरामिड। बेटा अपराइट पिरामिड मतलब हमेशा जो बेस में होंगे वो ज्यादा वैल्यू होगा, जो टॉप में होंगे कम वैल्यू होगा। हमें इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिखा सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिखाने के लिए पेज लेता हूं तुम्हारे लिए। जैसे मैं यहाँ पर कहूंगा ये होता है सपोज ग्रासेस, यहाँ पर मैं कह देता हूँ ग्रास हॉपर, यहाँ पर मैं कह देता हूँ फ्रॉग, यहाँ पर मैं कह देता हूँ स्नेक, यहाँ पर मैं कह देता हूँ ईगल। तो तुमने क्या देखा ना, नीचे में ज्यादा ग्रासेस हैं, ज्यादा मतलब बेटा हमने क्या करेंगे, ये 3 प्रकार का पिरामिड को हमें जब पढ़ेंगे, इधर देखो मैंने अपने हिसाब से इनको बोला, तुम्हारा जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं होगा इस टॉपिक से। अपराइट पिरामिड, पैराडॉक्स एंड स्पिंडल शेप पिरामिड। मैंने ऐसे क्यों नहीं बोला 3 प्रकार का पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। मैं यही 3 डेफिनेशन 3 टाइप्स दे सकता था, पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास एंड एनर्जी। तो उससे आपका मोस्ट क्वेश्चन से बाद में जाके गलत होता। मैंने क्या करूंगा, अभी अपराइट पिरामिड, पैराडॉक्स एंड स्पिंडल शेप को के अंदर मैं ये तीनों को ले आऊंगा। कैसे ले आऊंगा ना, अपराइट पिरामिड मतलब, अपराइट पिरामिड का मतलब देखो ये होता है अपराइट पिरामिड मतलब क्या होता है। अब ये मतलब कौन सा ना, 2 चीजें हम देखेंगे, एक होता है एनर्जी, 3 चीज, एक होता है एनर्जी, एक होता है नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर, और एक होता है बायोमास। यही तीनों चीज को बायोमास, यही तीनों चीज को देखा जाता है। तो अपराइट पिरामिड मतलब प्योर अपराइट, चाहे बायोमास हो, एनर्जी हो या नंबर हो, हमेशा के लिए अपराइट जो होता है उसको बोलते हैं अपराइट पिरामिड। इसका अपराइट का मतलब बेस में ज्यादा, टॉप में कम। अगर हमें एनर्जी की बात करें, ये बात एक लाइन जरूर याद रख लेना, इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट।
ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये जो होता है ऑलवेज अपराइट, ऑलवेज अपराइट, हमेशा के लिए अपराइट होता है। इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट है। आप कोई भी इकोसिस्टम ले लो, इकोसिस्टम कौन सा, एक्वाटिक इकोसिस्टम ले लो, ग्रासलैंड इकोसिस्टम ले लो, डेजर्ट इकोसिस्टम ले लो, फॉरेस्ट इकोसिस्टम ले लो, व्हाट एवर मे बी द इकोसिस्टम, बट पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज ऑलवेज अपराइट। यानी मैंने इसको अगर एनर्जी के टर्म में देखूंगा, जो क्वेश्चन आता है, मैंने क्वेश्चन से बनाया भी था एनर्जी के टर्म में, ग्रासेस के पास अगर 100 किलो जूल एनर्जी होंगे, इसका 10% जाएगा। ग्रास ऊपर के पास यानी 10 किलो जूल होगा, इसका 10% जाएगा 1 किलो जूल होंगे, इनका 10% जाएगा 0.1 किलो जूल होगा, इसका 10% जाएगा 0.01 किलो जूल ऑफ एनर्जी होगा। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि एनर्जी धीरे धीरे कम होते होते जाएगा। जितना ट्रॉपिक लेवल आगे बढ़ेगा, जितना फूड चेन का लंबाई होगा, उतना एनर्जी कम होते होते जाएगा। तुमने सुना था कि शॉर्टर द फूड चेन ग्रेटर द अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी, यानी जितना छोटा होगा एनर्जी उतना ज़्यादा मिलेगा, सर्वाइवलिटी उतना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, कम एनर्जी धीरे धीरे होगा, इसको अपराइट पिरामिड कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपराइट को जो पता करेंगे ना, हमें 3 चीज को सामने में ले आएंगे, चाहे पिरामिड ऑफ एनर्जी, नंबर एंड बायोमास। एनर्जी हमेशा अपराइट है। आप इकोसिस्टम कोई भी उठा लो, कोई भी, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश एंड देन बर्ड्स, आप उसको ले लो, पक्का एनर्जी धीरे धीरे कम होते होते जाएगा। ग्रासलैंड को ले लो, ग्रासेस, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक, जो ये वाला एग्जांपल दिया, एनर्जी कम होते होते जाएगा। हर किस्म के फॉरेस्ट में भी कम होते होते जाएगा। तो एनर्जी जो हमेशा अपराइट, बट ये जो नंबर एंड बायोमास, समटाइम्स ही अपराइट, तो समटाइम्स ही अपराइट एंड समटाइम्स ही इन्वर्टेड, यानी दोनों करता है। तो ये जो समटाइम्स से अपराइट एंड समटाइम्स से इन्वर्टेड है, दैट इज व्हाई द टाइप ऑफ पिरामिड इज कॉल्ड पैराडॉक्स ऑफ अ पिरामिड, यानी द अपराइट एंड इन्वर्टेड इज नॉट फिक्स्ड। तो पैराडॉक्स एंड पिरामिड 2 प्रकार के होंगे, अपराइट पिरामिड एंड इन्वर्टेड पिरामिड। अपराइट पिरामिड कब होगा ना कुछ कंडीशन पे, हमें मान लीजिए बायोमास को लेंगे, बेटा बायोमास की कंडीशन पे ध्यान से समझा करो। बायोमास की कंडीशन पे सिर्फ एंड सिर्फ ही लेक इकोसिस्टम के अंदर में, लेक पानी वाला में आप पूरे बायोलॉजी में 2 ही चीज याद रख लो इकोसिस्टम में, कि लेक इकोसिस्टम में बायोमास इन्वर्टेड, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में नंबर इन्वर्टेड, बाकी हर कुछ बाकी सब अपराइट है। तो इन्वर्टेड पिरामिड लेक इकोसिस्टम में होता है। किसमें? लेक इकोसिस्टम में बायोमास जो होता है वो इन्वर्टेड है। लेक इकोसिस्टम में बायोमास इन्वर्टेड है। अगर कहोगे दिखाने के लिए, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत, तो फिर आता हूँ तुम्हारे पास से, मैं दिखा देता हूँ बायोमास के लिए। कैसे बायोमास के लिए लेंगे? बायोमास के लिए देखो कैसे होता है। मान लीजिए मैं कहूँगा फाइटोप्लैंक्टन को खाएगा जू प्लैंक्टन को खाएगा स्मॉल फिश को खाएगा लार्ज फिश। तो ये जो जाता है ये एक्चुअली कैसे होता है ना, फाइटोप्लैंक्टन बायोमास के लिए मैं कह रहा हूँ इन्वर्टेड पिरामिड कैसे ना। फाइटोप्लैंक्टन को अगर हमें ऐसे दिखाएंगे, जू प्लैंक्टन को हमें ऐसे दिखाएंगे, स्मॉल फिश को हमें इस तरीके से दिखाएंगे एंड लार्ज फिश को हमें इस तरीके से दिखाएंगे। इसका मतलब होता है धीरे धीरे बायोमास जो ऊपर की तरफ जाता है, बायोमास बढ़ता है, मतलब पिरामिड इन्वर्टेड आ गया, यानी इसको बोलेंगे इन्वर्टेड पिरामिड। इन्वर्टेड का मतलब होता है हायर ट्रॉपिक लेवल में वैल्यू बढ़ता है। अपराइट का मतलब हायर ट्रॉपिक लेवल में वैल्यू कम होता है। तो मैंने सिर्फ यही बात करा कि पीछे जाके देखता हूं कि इन्वर्टेड में 2 ही चीज आता है, लेक इकोसिस्टम में बायोमास इन्वर्टेड एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर में नंबर
नंबर यानी पिरामिड ऑफ नंबर, राइट। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड है। तो यही दोनों इन्वर्टेड के अलावा बाकी कहीं इन्वर्टेड नहीं है, बाकी नहीं है। यानी पिरामिड ऑफ नंबर में, पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में इन्वर्टेड, पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो लेक इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम में इन्वर्टेड है। ध्यान रखना, बायोमास में एक्वाटिक इकोसिस्टम इन्वर्टेड, नंबर में फॉरेस्ट इकोसिस्टम इन्वर्टेड, बाकी सब अपराइट है, बाकी सब अपराइट है। सब मतलब देखो, सुनो मैं कहता हूं सब कैसे। मान लीजिए हम कहेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में अगर हमें नंबर की बात करेंगे तो ये मोस्टली थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है, मैं स्पिंडल शेप में बताऊंगा, लेकिन फिर भी हम इसको मान लेंगे कि ये अपराइट है। एनर्जी अपराइट तो सब में होता है, तो कोई जरूरत तो नहीं है एनर्जी के बारे में, हमें पैराडॉक्स के अंदर में एनर्जी कंसिडर करेंगे नहीं, क्योंकि वो हमेशा अपराइट है, एनर्जी तो है। तो मैं अपराइट पिरामिड को अगर कहूँगा, मान लो मैंने बायोमास ले रहा हूँ, बायोमास में लेक को छोड़ दो, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में बायोमास पक्का अपराइट, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अपराइट, अपराइट यानी ऊपर ऊपर कम हो जाएंगे बायोमास, एंड डेजर्ट इकोसिस्टम में अपराइट, एक्वाटिक इकोसिस्टम में अपराइट। मैं क्या बात कर रहा हूँ, अगर मैं एक्वाटिक इकोसिस्टम के लिए इन्वर्टेड हो जाएगा बायोमास, बाकी डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अपराइट होंगे। यू अंडरस्टैंड, एक्वाटिक इन्वर्टेड। अगर मैंने नंबर की बात करूं, नंबर में ग्रासलैंड में अपराइट, ग्रासलैंड में अपराइट। अगर मैं नंबर की बात करूं अपराइट के लिए, अपराइट के लिए दो बात लेता हूं। अगर मैं नंबर की बात करूं एंड बायोमास की बात करूं, बायोमास की बात करूं, नंबर के लिए कौन सा अपराइट होंगे ना, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम अपराइट, डेजर्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम अपराइट, एंड अपराइट के लिए, डेजर्ट के लिए अपराइट, एंड इवन एक्वाटिक इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम ये भी अपराइट। छोटे मछली बहुत ज़्यादा होते हैं, बड़े मछली कम होते हैं, मैं नंबर की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ये सब अपराइट है। एक्वाटिक इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम अपराइट है। बायोमास के लिए अपराइट कहाँ पर है ना, बायोमास के लिए ऑफ कोर्स ग्रासलैंड इकोसिस्टम होगा अपराइट, और कौन सा, आप डेजर्ट इकोसिस्टम करो बायोमास अपराइट, आप फॉरेस्ट इकोसिस्टम कर दो, फॉरेस्ट इकोसिस्टम कर दो अपराइट। तो बायोमास के लिए इन्वर्टेड सिर्फ एक ही है जहां पर पानी है, तो इन्वर्टेड के लिए बोल दिया लेक इकोसिस्टम बायोमास के लिए, फॉरेस्ट इकोसिस्टम नंबर के लिए, फॉरेस्ट इकोसिस्टम नंबर के लिए। समझ में आ गया होगा। अब हमें जाते हैं कहीं पर कुछ कंडीशन दिखाने के लिए, कुछ स्पिंडल शेप्ड पिरामिड की बात बेटा करेंगे। स्पिंडल शेप्ड पिरामिड अगर करेंगे, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा स्पिंडल शेप्ड क्या होता है ना, कभी बढ़ जाएगा फिर कम हो जाएगा। तो ये सिर्फ ही स्पिंडल शेप्ड पिरामिड सिर्फ दिखता है हमारे पास, ये कहाँ पर है ना, फॉरेस्ट में दिखता है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर में, फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर में स्पिंडल शेप्ड पिरामिड दिखता है। कैसे दिखता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में स्पिंडल शेप्ड, वो मैं आपको दिखाने जाता हूँ। अच्छा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर में स्पिंडल शेप्ड पिरामिड जो है, इसमें मेंशन नहीं है, फिर मैं दिखाता हूँ कैसे ना। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हमें कहेंगे एक ट्री, इधर देख लो। अगर मैं इसको दिखाता हूँ तुम लोगों को थोड़ा स्पिंडल शेप्ड के लिए, सपोज एक ट्री, एक था, यानी फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ये नंबर में आ जाएगा इसका। स्पिंडल शेप्ड का मतलब एक ट्री है, तो ट्री के ऊपर डिपेंड करता है बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड्स, बर्ड्स के ऊपर अगर डिपेंड कर लिया, बर्ड्स के ऊपर डिपेंड कर लिया, बहुत सारे बर्ड्स के ऊपर डिपेंड कर लिया, कौन सा, मान लीजिए ट्री के ऊपर डिपेंड कर लिया। मैंने इसको क्योंकि फंक्शनल प्लेस को थोड़ा चेंज कर दूंगा, इसके ऊपर सपोज मैंने कर दिया कि मंकी चलता है, मंकी के ऊपर डिपेंड कर दिया बर्ड्स, अब बर्ड्स के ऊपर डिपेंड कर दिया मान लो लायन, लायन खा जाता है। तो देखो क्या होता है, कभी बढ़ गया कभी कम हो गया। दिस इज कॉल्ड स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल शेप्ड पिरामिड। इसलिए हम लोग ने पिरामिड को तीन भाग में डिवाइड कर दिए थे, एक था ऑपराइट पिरामिड, पैराडॉक्स पिरामिड एंड स्पिंडल शेप्ड पिरामिड।
ऑपरेट पिरामिड जो होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ कम मिलता है, नीचे ज़्यादा होता है। एंड ये हमें ऑपरेटिव पिरामिड, पैराडॉक्स एंड स्पिंडल सेट को तीन तरीका से पढ़ेंगे, नंबर एंड बायोमास एंड एनर्जी। एनर्जी हमेशा ऑपरेटिव, लेकिन बायोमास एंड नंबर जो है वो कभी ऑपरेटिव एंड कभी इन्वर्टेड। तो कभी ऑपरेटिव कभी इन्वर्टेड मतलब उसको बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ पिरामिड, जो दोनों शो करता है। तो ऑपरेट एंड इन्वर्टेड दोनों। ऑपरेट में नंबर्स एंड बायोमास आते हैं, नंबर में ग्रासलैंड, डेजर्ट एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम आएंगे ऑपरेट में, बायोमास में ग्रासलैंड, डेजर्ट एंड फॉरेस्ट आएंगे। लेकिन इन्वर्टेड में सिर्फ दो होंगे, एक्वाटिक इकोसिस्टम में बायोमास इन्वर्टेड, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में नंबर इन्वर्टेड। दिस इज द क्लू फॉर द इकोलॉजिकल पिरामिड। तरीका सुपर फास्ट है, बढ़िया है। अच्छा, इसके बाद हमें जब इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ लिया, अब हमें ये इकोलॉजिकल पिरामिड के लिमिटेशंस पढ़ेंगे। 4 लिमिटेशन से दिखाई दे रहा है। इकोलॉजिकल पिरामिड में जो डिकम्पोजर होते हैं या डेट्रीवोर्स होते हैं उनका कोई जगह नहीं दिया गया है, तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक है। बेचारा डिस्ट्रॉयर थे, डिकम्पोजर थे, एनवायरनमेंट को क्लीन करने वाले थे। अब वो चार्ल्स एल्टन के द्वारा बैक्टीरिया, वायरसेस जो डिकम्पोजर होते हैं उनका कोई जगह नहीं था इकोलॉजिकल पिरामिड के अंदर में, तो ये एक ड्रॉबैक है। सेकेंड, सम स्पेसीज डू नॉट एग्जिस्ट इन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इन द सेम फूड चेन। ऑफकोर्स, मतलब ह्यूमन बीइंग अगर खाएगा फ्रूट्स तो पक्का ये प्राइमरी कंज्यूमर होगा, तो फिर हमें ह्यूमन बीइंग को कोई दूसरा ह्यूमन बीइंग थोड़ी ना खाता है कि वो सेकंड ह्यूमन बीइंग बन जाएगा। तो एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर में, एक पर्टिकुलर फूड चेन के अंदर में किसी स्पेसिस का पोजीशन फिक्स्ड रहेगा, 2-2, 3-3 नहीं होंगे, यही बोला। ये भी राइट है, लेकिन बोला कि नहीं होता है तो ड्रॉबैक बता दिया। अच्छा, ये जो फूड चेन जो इकोलॉजिकल पिरामिड होता है एक एजम्पशन है, ताकि एक फूड चेन मतलब एक फूड चेन के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन एक्चुअली पिरामिड कैसे बनेगा? क्या नेचर में छोटा मछली को सिर्फ बड़ा मछली खाता है? छोटा मछली को तो इंसान भी खा जाता है, छोटा मछली को तो बाढ़ भी खा जाता है। तो नेचर में एक्चुअली चलता है फूड वेब, लेकिन हम समझते हैं हमें फूड चेन के हिसाब से पिरामिड बनाते हैं। अगर फूड वेब के हिसाब से बनाते हैं, पता नहीं पिरामिड का शेप कैसे होता, कैंट इमेजिन। लेकिन नेचर में हमको ऐसा लगता है कि हमें फूड चेन को, पिरामिड को, इकोलॉजिकल पिरामिड को फूड चेन के हिसाब से बनाएंगे। ग्रास हॉपर, फ्रॉग, ऐसा लगता है कि ग्रास को सिर्फ ग्रास हॉपर ही खाता है। भाई, ग्रास हॉपर को और भी कई लोग खाते हैं, ग्रास को भी कोई लोग खाते हैं। तो नेचर एक्चुअली इतना आइडियल नहीं है कि खाली वो फूड चेन शो करता है। एक्चुअली नेचर में फूड वेब चलता है, और फूड वेब के हिसाब से हम कभी भी इकोलॉजिकल पिरामिड को डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। ये बड़ा ड्रॉबैक है। डज नॉट अकोमोडेट फूड वेब के बारे में तो कभी कर नहीं सकते। थैंक यू वेरी मच। खत्म हो गया आपका इकोलॉजिकल पिरामिड। मैंने अपनी तरीका से इकोलॉजिकल पिरामिड को कह दिया। आप देखते रहो ओडिशा वाला विद्यासागर के चैनल। थैंक यू।